भैया पूरा टाइम निकल चुका है लेकिन मेरा सिलेबस अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं है। भैया मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से मुझे सिलेबस को स्टार्ट करना है, किस तरीके से मेरे 95% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। प्लीज़ मेरे को कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स बता दो, मुझे कुछ भी बता दो, लेकिन बता दो प्लीज़, मुझे बता दो। ये प्रॉब्लम जो आपने सुनी, ये सिचुएशन इस टाइम पे 85% से ज़्यादा बच चुकी है और एक्चुअल में है। मेरे पास काफ़ी बच्चों के इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और मेरी इस वीडियो पे बहुत सारे मैसेज आए कि भैया हम अभी तक मेहनत कर रहे हैं बट हमें एक्चुअल में कोई रास्ता नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो में तुमने क्लिक करा, मैं कभी भी आपको ऐसी आड़ू टेढ़ी स्ट्रेटेजी नहीं दूंगा। जो प्रैक्टिकल है वो तुम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हो और मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, अगर तुमने इन सारी टिप्स को फॉलो किया, जो तुम सिलेबस ना कंप्लीट होने की परेशानी से जूझ रहे हो ना, वो तुम्हारी सारी पूरी पक्की तरीके से खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आपको कोई काम करने में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, मन नहीं कर रहा है, तो अपने दिमाग को ये मैसेज दो कि ये काम सिर्फ 2 मिनट करना है। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया। हर स्टूडेंट को ना इतना जी जान लगा के मेहनत करना चाहिए ना कि उसकी सफलता से केवल उसका परिवार नहीं बल्कि पूरा देश गौरवान्वित होना कोई भी चीज सही करनी हो ना तो एटॉमिक लेवल पे सही करो। तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए, अपनी क्षमता को भी देखिए। हर इंसान की क्षमता अलग है। कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा, पैर तोड़ के बैठ जाएगा। पूरी मेहनत करना चाहिए। और ये जो इस डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, उनको ऐसे चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो उनके काम लायक चीजें। जो कर रहे हो जम के करो, लाइफ में जो करो फुल करो, लाइफ में जो करो। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारी एक मिस्टेक है, हाँ तुम्हारी एक मिस्टेक है जिसकी वजह से तुम इस टाइम पे सफर कर रहे हो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है ना, वो इसी मिस्टेक की वजह से बच्चों के अंदर क्रिएट होता है और 90% से ज़्यादा बच्चे एंड मोमेंट तक कुछ भी स्टडी नहीं कर पाते, सिर्फ यहाँ पे सोचते रह जाते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है, उसको सबसे पहले टैकल करेंगे। देखो, तुम्हारा प्री बोर्ड कंडक्ट हो रहा होगा, इस टाइम पे हो रहा है ना, ठीक है। तुम्हारा यूनिट टेस्ट कंडक्ट हो रहा होगा, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स आने वाले होंगे, तुम प्रैक्टिकल्स को दे रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे कॉपी किताब, इन सब चीज़ों के चक्कर में तुम इस टाइम पे फंसे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होती है, बच्चे इस वीडियो को भी देख रहे होंगे ना, तो यार मेरा 4 दिन बाद प्री बोर्ड का एग्जाम है, यार मेरा ना 1 हफ्ते बाद प्री बोर्ड का एग्जाम है, अब मुझे ना प्री बोर्ड के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी यहाँ पर क्रिएट होती है। तुम्हारा सिलेबस एक तो कंप्लीट नहीं है, तुम यहाँ पे पक्की तरीके से तैयार नहीं हो, तुम यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हो कि यार मेरे को सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। अभी तुम इस कैटेगरी में हो, बट तुम्हारा 4 दिन बाद जो प्री बोर्ड का एग्जाम है, 2 दिन बाद जो प्री बोर्ड का एग्जाम है, तुम सोच रहे हो कि मेरे को उसको कैसे टैकल करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पे सबसे पहले अपने टारगेट को फिक्स करो। तुम प्री बोर्ड एग्जाम को देना चाहते हो या एनुअल एग्जाम को? तुम्हारा मेन कौन सा एग्जाम है? एनुअल एग्जाम। तुम यहाँ पे इस चीज़ को मान लो कि तुम्हारे स्कूल वाले प्री बोर्ड कंडक्ट कराते हैं कि तुम्हारी कितनी, तुम कहाँ पर इस टाइम पे स्टैंड करते हो। मुझे पता है यार, मैं भी दे चुका हूँ प्री बोर्ड का एग्जाम। मेरे प्री बोर्ड के अंदर कहीं अच्छे नहीं आते थे और मैं सोचता था कि यार टीचर पगला गए हैं क्या। एक तो इन्होंने जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा है। 11वीं क्लास है ना, उसके अंदर के चैप्टर मेरे मैथ वाले, उन्होंने 1 घंटे में एक एक्सरसाइज नहीं, एक चैप्टर को कंप्लीट करा। तुम सोच लो 11वीं क्लास की मैथ को उठा करके देखो, उसके 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट कराना, ये सिलेबस को कंप्लीट नहीं, एकदम रेलबाजी भगाना था। तो तुम्हें यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना कि तुम्हारा प्री बोर्ड अगर अच्छा नहीं जा रहा, मत रोना मेरे भाई, मत रोना। ये मत सोचना कि मैं आपको प्री बोर्ड के लिए भी तैयारी करनी, मत करो। प्री बोर्ड के लिए कोई तैयारी मत करो अगर तुमने सिलेबस को नहीं पढ़ा अभी तक। तुम सिर्फ प्री बोर्ड में जाकर के अपने एग्जाम को लिख करके आओगे, तुम्हारा इससे ज़्यादा काम नहीं है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेरे भाई सुन लो, तुम आज से ना अपने मेन टारगेट बना लो कि मेरा एनुअल एग्जाम है, उसके बीच में यूनिट टेस्ट आ जाए, प्री बोर्ड आ जाए, मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। मेरा टारगेट है एग्जाम को टैकल करना। एग्जाम जो मेरा एनुअल में कंडक्ट होगा वही मेरा मेन एग्जाम है। अगर तुमने इतना सोच लिया, तुम पहले कैटेगरी से ऊपर आ चुके हो, पहली कैटेगरी पार कर चुके हो, तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल गया कि तुम्हें क्या टैकल करना है। सेकंड टिप, अब तुम्हारी यहाँ पे जो स्टडी वाली फॉर्म है उसको किस तरीके से स्टार्ट करोगे। देखो, तुम्हारा जो कंप्लीट सिलेबस है, कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जो कंप्लीट सिलेबस है कोई भी क्लास से, ठीक है, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है तुम्हारा स्ट्रांग वाला पार्ट, एक पार्ट होता है तुम्हारा वीक वाला पार्ट। तुम यहाँ पे एक चीज को जान लो कि जो स्ट्रांग वाला पार्ट है उसके अंदर तुम्हारे वो सारे चैप्टर्स होंगे, वो सारे क्वेश्चन होंगे जिसको कंप्लीट करने में तुम्हारी पसीने निकल जाएंगे भाई। तुम्हारा दिमाग, कंसंट्रेशन, बहुत सारी चीजें जो है वो मेहनत से लगेंगी और तबीयत के साथ लगेंगी। लेकिन इस चीज को जान लो कि उन्हीं में से तुम्हारे क्वेश्चन उठ करके आने वाले एग्जाम के अंदर, क्योंकि जब भी तुम एग्जाम देने जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम यहाँ पे एग्जाम देने गए, सर मैंने ना 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। अच्छा, तूने 6 चैप्टर कंप्लीट कर, एक काम करते हो तेरे को 60% दे देता। ऐसा तुम्हारा एग्जाम नहीं होता। तुम्हारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते कुछ उठ करके, और क्वेश्चन कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन को कहाँ से लाया जाता है? तुम्हारे स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से, क्योंकि वो जानते हैं वीक वाला पार्ट को सिर्फ पढ़ने के लिए दे रखा है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो जय माता की। स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट को
फोकस के साथ रखो, फोकस के साथ, और उन्हीं को सबसे पहले टैकल करो। अगर तुम्हारा कोई वीक वाला पार्ट बाद में रह जाता है, उससे कोई तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट में से क्वेश्चन उठ करके आएंगे और हमारा मेन मोटिव है क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 25 क्वेश्चन तुम्हारे आराम से सॉल्व हो जाएंगे, और उतना तुम्हारे लिए काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। अब थर्ड टिप, डीप स्विचिंग स्टडी मेथड। हाँ, ये थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इसी मेथड से तुम इस टाइम पे स्टडी करोगे, तभी तुम यहाँ पे अच्छे से फोकस के साथ अपने सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। जो काम तुम 5 घंटे में करते हो, वही काम तुम्हारा 1.5 घंटे के अंदर हो जाएगा, अगर तुम इस मेथड को फॉलो करते हो। डीप स्विचिंग स्टडी मेथड क्या मेथड है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर ये मेथड तुमसे कहता है कि जब भी स्टडी करने बैठो, जितने भी टाइम के लिए तुम स्टडी करने बैठ रहे हो, उस टाइम पे तुम्हें यहाँ पे डीप जाना है। डीप का मतलब 1 घंटे का, 2 घंटे का टारगेट बना लो, और उस बीच तुम किसी भी काम में, चाहे वो फोन चलाना है, चाहे वो सामान लाना है, चाहे वो कोई भी तुम्हारा अननेसेसरी कोई भी काम हो सकता है, घर का कोई फालतू काम हो सकता है, कोई काम को नहीं करोगे, सिर्फ तुम्हारा फोकस रहेगा स्टडी के अंदर। तुम जब पढ़ने बैठोगे, उस टाइम पे यूट्यूब की कितनी भी नोटिफिकेशन आ जाए, कितने भी बड़े यूट्यूबर की वीडियो आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम्हें कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। तुम यहाँ पे अपने 2 घंटे को कंप्लीट दोगे। सबसे पहला है डीप वाला, ठीक है। अब स्विचिंग का मतलब क्या है, जैसे तुमने 2 घंटे अपने कंप्लीट कर लिए, अब तुम यहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट जो भी तुम्हारा ब्रेक है, उस हिसाब से तुम ब्रेक लोगे। उसके बाद जब तुम दूसरा स्टडी करने बैठोगे, तो वही सब्जेक्ट नहीं होगा, तुम अपने सब्जेक्ट को स्विच करते रहोगे। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्विचिंग से तुम्हारे माइंड को बोरियत नहीं होगी, और अगर तुम्हारे माइंड को बोरियत नहीं होगी, वो तुम्हें पढ़ने को कभी मना नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान दो कि जब भी पढ़ने बैठो, एकदम डीप फोकस को, ठीक है, अपना कंसंट्रेशन एकदम हाई रखो, और हमेशा अपने सब्जेक्ट को स्विच करते रहो। कैसे करोगे, जैसे अभी तुमने मान लो 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके साइंस पढ़ा, अब तुम साइंस के बाद मैथ्स को लेकर के बैठ जाओगे अगले आवर में, तुम्हारा माइंड कहेगा भाई आज तूने पूरे दिन बैठ करके ना सिर्फ हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ लिया, मतलब बहुत पढ़ लिया है, अब तुम 10 दिन आराम करो। यही कारण है 10 दिन आराम करने का, 1 दिन पढ़ने के बाद। तुम मैथ पढ़ने के बाद, साइंस पढ़ने के बाद कोई इजी वाला सब्जेक्ट ले लोगे, जैसे एसएसटी ले लिया, कहानी वाला पार्ट, और तुम हिंदी ले लोगे, तुम लिटरेचर ले लोगे, ग्रामर ले लोगे, लेटर कर लोगे, कोई ग्रामर के क्वेश्चन कर लिए, वो सब कर लेना। बट तुम यहाँ पे हार्ड सब्जेक्ट के साथ कोई हार्ड सब्जेक्ट को ऐड मत कर देना, वरना 1 दिन पूरा बीतने के बाद लगेगा कि यार बहुत पढ़ लिया। अब तुम्हारा माइंड कहेगा कि कल भाई तूने बहुत पढ़ा था, परसों पढ़ियो, परसों कहेगा कि यार परसों बहुत पढ़ा था ना तूने, अब कल पढ़ियो फिर। तो तुम्हारा माइंड ना तुम्हें हमेशा टालते रहेगा, तो इस चीज का ध्यान दो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो चौथी टिप है, उसके अंदर तुम्हारी एनसीईआरटी आती है, रेफरेंस आती है, जिस भी तुम किताब से पढ़ रहे हो, जब तुम उसको पढ़ाई कर चुके हो, जैसे मान लो तुमने 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। तुम रेफरेंस में भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ध्यान देना, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, तुम्हें सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करने जो कि सबसे ज्यादा हार्ड है। एक बार हार्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना, तो ईजी वाले ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं, ये तुम्हें पता है। बट सुनो, पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि देखो एग्जाम में तुम्हारे आने कितने क्वेश्चन, सिर्फ 30 क्वेश्चन आने, गिन के 30 क्वेश्चन आते हैं। वो 30 क्वेश्चन तुम पहले भी जान सकते हो, बिना एग्जाम को दिए पहले ही जान सकते हो, अगर तुम यहाँ पे दिमाग से खेलो अपने एग्जामिनर के। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, तुम यहाँ पे पूरी किताब को लेते हो, पूरी किताब के अंदर तुम्हारा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट एक फिक्स होता है, ये हम सबको पता है, हम लोग भी कहते हैं कि इंपॉर्टेंट वाले पार्ट को कर लो, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। बट इस चीज का ध्यान तो दो कि जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, वो मैंने आज थोड़ा कहा है, मैंने 3 साल पहले जो मेरे साथ बच्चे जुड़े थे, मैंने उनको भी कहा था कि इंपॉर्टेंट वाले पार्ट को कर लो। पिछले साल के बच्चे जुड़े थे, उनको भी कहा था कि इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कर लो। मतलब कि जितने भी एग्जामिनर है, वो हाथ कड़ी उनकी बंद है उनकी हथकड़ी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो उसको स्किप नहीं कर सकते। और 30 क्वेश्चन में से कम आपके 25 क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते हैं, प्रीवियस 10 ईयर 8 ईयर 7 ईयर में डेफिनेटली रिपीटेड होते हैं। तुम यहाँ पे 25 क्वेश्चन को एज इट इज निकाल सकते हो कि हाँ यार ये क्वेश्चन मेरे आ सकते हैं, थोड़ा बहुत घुमा करके, बट आ सकते हैं। कहाँ से मिलेंगे, देखो एक किताब बता रहा हूँ जिसके अंदर तुम्हें यहाँ पे प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन, उसके साथ तुम्हें सैंपल पेपर, और उसके साथ तुम्हें यहाँ पे माइंड मैप वाले नोट्स, सबके सब तुम्हें एक किताब के अंदर मिल जाएंगे, जो कि सबसे कम दाम की है अदर पब्लिकेशन से। अदर पब्लिकेशन में तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन बैंक को अलग लेना पड़ता है, जिसके अंदर क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर, तुम्हें यहाँ पे सैंपल पेपर को अलग लेना पड़ता है, नोट्स कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सबसे ज्यादा चीपेस्ट किताब बता रहा हूं, और इससे ज्यादा बढ़िया किताब आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा, इसके पीछे भी रीजन है। वो रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर जो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारे के सारे जो इस बार का सिलेबस है ना, जो डिलीट हो चुका है वो हटा दो।
जो सिलेबस आने वाला है वही सिलेबस के प्रीवियस 7 ईयर में छाट करके क्वेश्चन दिए गए। मतलब कुछ भी तुम्हें यहाँ पे छाटना नहीं है। 10+ सैम्पल पेपर इसके अंदर तुम्हें मिलेंगे। और भाई सच कह रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर, नोट्स, माइंड मैप सबका सब एक के अंदर मिल रहा है, वो बहुत ही कम दाम में। जेन्युइनली इसको बाय कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन से लिंक से बाय कर सकते हो, या फिर स्टेशनरी पे जा करके बाय कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर तुम्हें सारा मटेरियल मिल जाएगा। बट इसको बाय करने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक चीज का और ध्यान देना है। जब तुम प्रीवियस क्वेश्चन को देख रहे हो इसके अंदर, तुम्हें यहाँ पे इस चीज को ना फोकस करते चलना है। जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन दिखा, अब एक क्वेश्चन तुम्हें 2017 में दिखा था, वही क्वेश्चन तुम्हें 2016 में दिख गया, 2015 में भी दिख गया, 2014 में भी दिख गया। इस क्वेश्चन को 4 टिक लगा लेना, 4 टिक। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा डेफिनेटली चांस है कि इस बार भी आ सकते हैं। ऐसे तुम्हें टिक करके ना अपने सारे क्वेश्चन को भी कैटेगराइज चलते करना है कि कौन से क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, कौन से क्वेश्चन आपके 3 बार, 4 बार, जो भी है तुम्हारा, सब चीजें इसके अंदर से निकाल लेना है। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रामबाण हो जाएगा। ठीक है, अब 5वीं और आखिरी टिप, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देखो यार, मैं